हेलो क्लास 11 सभी को नमस्कार। तो हमारा जो ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन वाला चैप्टर चल रहा था उसमें कुछ हमने डिसऑर्डर पढ़ लिए थे। ठीक है, तो ये नेक्स्ट है बैड कोल्ड। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसको देखो क्या होता है ये बैड कोल्ड में। डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द एयर अटैक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो आपको देखो मैंने अपने लेक्चर में बताया था कि दो तरह के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होते हैं, एक तो लोअर होता है, एक अपर होता है। ठीक है, URTI अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, दूसरा होता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो दो तरह के इन्फेक्शन होते हैं। ठीक है, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द एयर। जो एयर के अंदर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अटैक करते हैं और वहाँ पर इन्फ्लेमेशन का मतलब इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं और म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर, जिससे कि ज़्यादा म्यूकस रिलीज होना शुरू हो जाता है। किसमें? उसमें आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। ठीक है, जैसे कि पहला इसने रिनीटिस होता है इन द नेसल चैम्बर के अंदर ज़्यादा म्यूकस का रिलीज होना हो, ज़्यादा सिक्रेशन हो, ज़्यादा म्यूकस रिलीज हो तो उससे रिनीटिस हो जाता है। ठीक है, ये आपके जैसे कि जो नेसल चैम्बर है, नाक के जैसे आप सांस लिया है तो वहाँ पर आपको परेशानी होगी। फिर साइनेस्टिस जो है इन द साइनेसिस, ये साइनेसिस कहाँ पर होती हैं? नोज, जो आपकी नोज है, नोज के दोनों तरफ जो पोर्शन है वहाँ पर साइनेसिस होते हैं। अगर वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो रही, वहाँ पर म्यूकस हो रहा है तो उसको बोलते हैं साइनेस्टिस। नाक रुक जाती है कई बार। ठीक है, और एक आपके दोनों जो आइज़ है और नोज के ऊपर वाला हिस्सा जहाँ पर तिलक लगाते हो तो वहाँ पर भी कई बार जैसे दर्द होना शुरू हो जाता है, जुकाम हो जाए जो तब। ठीक है, तो ये साइनेस्टिस होता है। फिर फेरेंजिटिस इन द फेरेंक्स आपको पता है कहाँ पर होता है? तो फेरेंक्स जो है वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाए उसको सोर थ्रोट भी बोलते हैं, मतलब गला रुक जाना बोल सकते हैं, गले में खरांश हो जानी शुरू हो जाती है। और कई बार जैसे कि टॉन्सिलिटिस, अगर फेरेंक्स के अंदर जैसे फेरेंजिटिस से ही क्या बन सकता है? टॉन्सिलिटिस, इनलार्जमेंट ऑफ टॉन्सिल का साइज बढ़ जाएगा तो उससे भी दिक्कत हो जाएगी, उससे भी मतलब सांस आप अच्छे तरीके से नहीं कर ले पाओगे। फिर लेरेंजिटिस जो है, लेरेंक्स होता है वॉइस बॉक्स। ठीक है, वहाँ पर भी अगर दिक्कत हो जाए तो लेरेंजिटिस हो, इससे क्या होगा कि होर्स वॉइस, आपकी आवाज़ जो है भारी हो जाएगी और बोलने में आपको तकलीफ होगी, दर्द होगा। ठीक है, और फेरेंजिटिस में तो गले में दर्द हो गया था पूरी तरह से। ब्रोंचिटिस जो है, ब्रोंचियोल्स में इन्फ्लेमेशन हो जाए, वहाँ पर म्यूकस ज़्यादा जमा हो जाए। ठीक है, तो उसको ब्रोंचिटिस बोलेंगे। अब नेक्स्ट डिसऑर्डर की बात करते हैं, अस्थमा, जिसको दमा भी बोलते हैं। तो अस्थमा इज ए डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग काजिंग वीजिंग टू ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंची एंड ब्रोंचोल्स। अस्थमा जो है वो क्या होता है एक्चुअल में? उसमें आपको सांस लेने में कठिनाई होगी। काजिंग वीजिंग का मतलब क्या होता है कि एक्चुअल में जब आप सांस लोगे तो जैसे कि आप स्टेथोस्कोप से जैसे चेस्ट को डिटेक्ट करोगे या फिर पीछे की बैक साइड में लगा के स्टेथोस्कोप से देखोगे तो आपको जब वो पेशेंट सांस लेगा तो आपको एक विसल्स की आवाज़ ही सुनेगी स्टेथोस्कोप में, जिसको वीजिंग बोलते हैं। ठीक है, और वो किस वजह से होती है कि ड्यू टू इन्फ्लेमेशन, मतलब ब्रोंची और ब्रोंचियल्स में सोजन आ गई है और उससे जो पैसेज है, उसका जो सांस लेने का जो रास्ता है वो नैरो हो गया है। नैरो हो गया तो जब वो हवा उसमें से निकलेगी तो एक सीटी की तरह से निकलेगी, वो विसल्स की तरह निकलेगी, तो उसको वीजिंग बोलते हैं। ठीक है, देखो ये कॉन्स्ट्रिक्टेड एयरवे बोल रखा है, तो कॉन्स्ट्रिक्टेड एयरवे जो है वो दिखा रखा है इसने। देखो बिल्कुल ये लेयर सी डेवलप हो गई है, नैरो पैसेज हो गया है। ठीक है, और सांस लेने में परेशानी हो रही, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। ठीक है, ये देखिए, एक तो नॉर्मल एयरवे है, नॉर्मल एयरवे में सांस आसानी से लिया जाएगा, कोई तकलीफ नहीं होगी। जबकि दमे वाले में क्या होगा? देखो ये इसमें नैरो पैसेज हो गया है, रास्ता जो पैसेज है, जो रास्ता है वो नैरो हो गया, तंग हो गया है, और उसके अंदर देखो म्यूकस भी रिलीज हो गया है। कॉन्स्ट्रिक्टेड एयरवे बोला इसने। और देखो ये जो ब्रोंचियल्स हैं वो कैसी होगी? सिकुड़ के। ठीक है, तो इसमें सांस लेने में आपको तकलीफ होगी। ये देखिए, ये नॉर्मल है। ठीक है, नॉर्मल एयरवे है। फिर ये एस्थमेटिक एयरवे धीरे धीरे बन गया, इसमें म्यूकस बन रहा है इसके अंदर। ठीक है, और ये देखो बिल्कुल टाइट एंड स्मूथ मसल्स हो गई, मसल्स टाइट हो गई। ठीक है, और ये होती है एस्थमेटिक एयर ड्यूरिंग अटैक। ठीक है, अस्थमा के अटैक के दौरान ऐसा होता है, और सांस लेने में बिल्कुल थोड़ी थोड़ी एयर आएगी तो वो सीटी की तरह आएगी। ठीक है, फिर इसका इसका इलाज क्या है? इसका इलाज यही है कि इसके लिए हमें जो है डायलेटेड जो ड्रग्स हैं वो देनी पड़ेंगी, जिससे कि ये डायलेट हो जाए, कॉन्स्ट्रिक्ट एयरवे खुल जाए। ठीक है, और सांस लेने में हमें कोई तकलीफ ना हो। इसको मतलब इस तरह से हम बोल सकते हैं। ठीक है,
अब देखो ये इनहेलर रखते हैं, अस्थमा वाले जो मरीज़ होते हैं वो इनहेलर रखते हैं अपने साथ में, और इनमें केमिकल्स होते हैं, ऐसे केमिकल्स जो ये वाल को खोल देते हैं और नॉर्मल जो एयर पैसेज है उसको नॉर्मल बनाते हैं, ठीक है, ताकि से हम आसानी से सांस ले सकें। और इसमें आपको एक बात और बता दूं बेटा कि जो अस्थमा वाले मरीज़ होते हैं उनको ये चाहिए कि मतलब उनको हमेशा अपने पास जो है इनहेलर रखना होता है, ठीक है। पता नहीं कब ज़रूरत पड़ जाए, इसकी अस्थमा कब आ जाए, ठीक है, तो कब दिक्कत हो जाए, तो सांस लेने में दिक्कत होती है। और ये वही है एक्चुअल में, मैंने आपको वही बताया कि जैसे कोई ट्यूब है, ट्यूब के अंदर एक तो खुला पानी जा रहा है या खुली एयर जा रही है, ठीक है, और एक फिर उसके अंदर से मान लो आपको कुछ अंदर उसके लगा दो, भर दो उसको अंदर से, और उसका रास्ता बिल्कुल तंग कर दो, तो उसमें से जब एयर पास होगी तो वो स्पीड मतलब उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, बाकी डिसऑर्डर नेक्स्ट क्लास में।